20/4/2021 को एक व्यक्ति पुलिस में सूचना देता है कि हमारे घर में दही खत्म हो गया था। सामने पड़ोसी के घर में मांगने गया। बहुत खटकाने पर भी जब पड़ोसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बगल की खिड़की से भीतर झांका। वहां देखा कि रवीश की पत्नी रमीला रसोई में फांसी से लटक रही है और शव लटका हुआ दिखाई भी दे रहा है। पड़ोसी ने रवीश के एक रिश्तेदार मनोज के साथ मिलकर रवीश की खोज की तो वह पास में ही अपने दोस्तों के साथ बैठा मिल गया। पड़ोसी और रिश्तेदार मनोज ने रवीश को सारी बात बताई। यह केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे केस की एक एक ईंट निकालकर आप 304B आईपीसी जैसे मजबूत केस की नींव हिला सकते हो। पहले बेहतरीन क्रॉस के द्वारा इस केस को 304B आईपीसी के दायरे से बाहर लेकर 306 आईपीसी तक लेकर आए। फिर 306 आईपीसी से आरोपी को बाहर निकाल पाए क्योंकि उस पर तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं थी। एडिंग, इंस्टिगेटिंग या कॉन्स्पायरिंग का ना तो कोई आरोप था और ना ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर आ पाया था। इस तरह से ना 304B आईपीसी बन पाया, ना 306 आईपीसी बन पाया और आरोपी बरी हो गया। केस आगे बढ़ता है। फिर उन तीनों ने मिलकर, रवीश ने, उसके रिश्तेदार मनोज ने और दही मांगने वाले पड़ोसी ने, तीनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, शव को उतारकर जमीन पर रखा, पुलिस को लिखित सूचना दी। मृत्यु का केस होने पर पुलिस ने एसडीएम को सूचना दी और एसडीएम ने एक तहसीलदार को कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। हमारे विद्वान व्यूअर्स जानते होंगे कि जब भी कोई मृत्यु कारित होती है, पुलिस को पता लगता है तो वह उस मृत्यु के संदर्भ में धारा 174 सीआरपीसी की कार्रवाई करने के लिए एसडीएम से रिक्वेस्ट करती है। एसडीएम स्वयं या अपने द्वारा मुकर्रर किसी अधिकारी के मार्फत उस पर कार्रवाई करते हैं। इस केस में भी एसडीएम ने एक तहसीलदार को कार्रवाई के लिए नियुक्त कर दिया था। तहसीलदार ने सारी कार्रवाई पूरी करके इसे आत्महत्या का मामला बताकर इस मामले को आगे बंद कर दिया। घटना के अगले दिन 21/4/2021 को शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतका का शव उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। पिता ने 22/4/2021 को शव का दाह संस्कार कर दिया। अचानक 3/6/2021 को मृतका रमीला के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि मेरी बेटी रमीला की शादी को मात्र 4 साल गुजरे थे और मेरा दामाद रवीश तथा उसकी दोनों बहनें, उसके दोनों जीजा, छोटा भाई, माता पिता सब मिलकर उस पर दहेज लाने का उत्पीड़न करते थे। पहले भी रवीश तथा रमीला के बीच कानूनी केस चल चुके हैं जिसमें रमीला ने रवीश व उसके परिवार के उपरोक्त जनों के ऊपर मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 200 सीआरपीसी की शिकायत फाइल करवाई थी। इस दहेज हत्या की शिकायत पुलिस स्टेशन को जब दी गई तो उन लोगों ने इस पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस पर पुलिस अधीक्षक दफ्तर से केस धारा 304B आईपीसी दर्ज करने का हुक्म जारी करवाया गया। पुलिस ने सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें वे दोनों रिश्तेदार भी शामिल थे जिन्होंने दही मांगने के लिए मृतका रमीला का दरवाजा खटखटाया था और फिर संबंधित सूचना पुलिस को दी थी। वैसे यह केस पुलिस और मृतका रमीला के पिता की कानूनी ज्यादती ही थी क्योंकि उन्होंने इस मरे हुए केस को दोबारा जिंदा कर दिया था। आजकल के कानून में ऐसी अनेक गुंजाइश रहती है जिनसे मृतक के परिवार वालों के हित पूरे हो जाते हैं। यहाँ उन हितों की लिस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, सब विद्वान व्यूअर्स जानते हैं। इस केस में हमने मृतका के पिता और पुलिस आईओ दोनों को क्रॉस किया था। इस क्रॉस में मुख्य जोर इस बात पर था कि शरारती गवाहों को कैसे क्रॉस किया जाता है, आप इसको देखकर सीख सकते हैं। इन गवाहों को क्रॉस करने के लिए कभी भी इनका ओपिनियन ना पूछा जाए, हमेशा केस के डॉक्यूमेंट्स के साथ इनका आमना सामना करवाया जाए। डॉक्यूमेंट्स तो झूठे कैसे होंगे, इसलिए इन गवाहों को अपना ग्राउंड छोड़ना पड़ सकता है। हमारा मेंबर बनने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेंबरशिप फीस देनी होती है। आपकी मेंबरशिप आजीवन होती है। फीस देने के बाद जब आप फीस का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हो तो हम आपसे नाम, पता वगैरह और केस के दस्तावेज वगैरह की जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारे टीम एडवोकेट्स आपको एक फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी कंसल्टेशन देते हैं। आपके केस की कानूनी स्थिति आपको समझाते हैं।
और हमारे व आपके सहयोग का कारवां आगे चल निकलता है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इस केस में 3 तारीखें महत्वपूर्ण हैं। मृतका द्वारा फांसी लगाई गई 20/4/2021 को, उसके पिता को शव सौंपा गया 21/4/2021 को और मृतका के पिता द्वारा 304B IPC की शिकायत दी गई, दहेज हत्या की शिकायत दी गई 3/6/2021 को। यहीं से मृतका के पिता का क्रॉस हमने शुरू किया। पिता ने माना कि उसे रमीला के द्वारा फांसी पर लटकने की सूचना उस ही दिन 20/4/2021 को मिल गई थी और सुपुर्दगी मीमो से जब उसको कन्फ्रंट करवाया गया तो उसने पहचाना कि लाश पाने की फर्द पर उसके ही दस्तखत मौजूद हैं। यहां हम आपको पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन वर्ड बाय वर्ड तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसके लिए लंबा समय हमें चाहिए। हम आपको उसका मुख्य ध्यातव्य बता रहे हैं और हमारे प्रश्नों को तो आप जानते ही हैं। गवाह कभी भी वह उत्तर नहीं दे सकता जो हम नहीं चाहते कि वह दे। यहां इस केस में यह पूछने पर कि उसने शव का दाह संस्कार कब किया था, उसने बताया कि शव पाने के अगले दिन 22/4/2021 को दाह संस्कार कर दिया था। वहां संस्कार पर मौजूद लोगों के नाम जब उससे पूछे गए तो उस पिता ने बताया कि रमीला का पति और उसके रिश्तेदार वहां दाह संस्कार पर आए थे, लेकिन मुखाग्नि उस पिता ने स्वयं ही दी थी। हमने आगे पूछा, क्या मुखाग्नि के वक्त आपको यह पता था कि आपकी पुत्री की दहेज हत्या की गई है? और हमारे 90% अनुभवी एडवोकेट मित्र इस सवाल को दुस्साहसी सवाल कहकर छोड़ देंगे, लेकिन हमारा निशाना दूर पर लगा हुआ था। यदि यह पिता गवाह इस सवाल पर हां कहता है तो उससे अगला सवाल पूछा जा सकता है कि वह एक क्रिमिनल केस में वांछित वस्तु को, जो कि केस प्रॉपर्टी भी थी, उसे जलाकर नष्ट क्यों कर रहा था। और अगर वह कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता था, तो इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा लगाया गया 304B IPC का आरोप बाद में पैदा हुआ है और यह किसी सोच विचार और परामर्श से पैदा हुआ है। इस सवाल की मार दोहरी है, लेकिन आरोपी के लिए यह सवाल हमेशा आशीर्वाद लेकर आता है। उस गवाह ने कहा, हाँ, मुखाग्नि के वक्त उसको पता था कि उसकी बेटी की दहेज हत्या की गई है। हमने उसको इस जवाब पर लपक लिया। हमने पूछा कि यदि 22/4/2021 को आपको पता था कि आपकी बेटी की दहेज हत्या हुई है तो आपने उसी दिन पुलिस में इस बात की शिकायत क्यों नहीं दी थी? और इस सवाल पर वह मायूस हो गया। फर्जी गवाह सच का सामना होने पर ऐसे ही टूट जाते हैं। वह बोला, उस दिन तो पुलिस ने बोला था कि खुद फांसी खा गई है। हमने पूछा कि यह तो डॉक्टर ने भी बताया था कि फांसी खाकर मरी है, इसमें आरोपी का तो कोई दोष नहीं है ना? आरोपी तो उस वक्त घर पर भी नहीं मौजूद था। सब व्यूअर्स जाने कि रमीला ने फांसी लगाई थी, यह बात SDM की 174 CRPC की रिपोर्ट में लिखी थी। यह सरकारी तथ्य था। जब तक ऊपरी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी या कोई जुडिशियल अथॉरिटी उसको ना बदल दे, तब तक वह बात अपने आप में फाइनल थी। हमारे इस सुझाव पर कि देखिए उसने तो कुछ किया नहीं था, वह पिता गवाह जोर से बोला, वकील साहब, लेकिन उसको फांसी के फंदे पर लटकने को किसने मजबूर किया? किसके सताए वह सूली पर झूल गई? इसी आरोपी रवीश ने उसको मरने पर मजबूर किया। यही मेरी बेटी को मारा है। व्यूअर्स देखें कि गवाह ने अपने मुंह से बोल दिया कि उसकी बेटी ने खुद फांसी लगाई है और आरोपी ने उसे उकसाया है, लेकिन उकसाने पर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन तो 304B IPC की हुई थी, तो उकसाने को लेकर कोई भी मटेरियल इस केस फाइल के रिकॉर्ड पर था ही नहीं। हमें इस गवाह से मुंह मांगा उत्तर मिल चुका था। हम अगले गवाह की गवाही का इंतजार करने लगे। जब दूसरे सभी गवाह हो गए तो गवाहों के बाद में पुलिस आईओ का नंबर था। वैसे तो लंबा क्रॉस होता है, यहां हम संबंधित बात ही बता रहे हैं। हमने पूछा, आईओ साहब, जिस महिला को मारे जाने का आरोप है, क्या आपने उसको मरा हुआ देखा है? आईओ अचकचा गया। उसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सफलता का मंत्र यही होता है कि गवाह से वह सवाल पूछो जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। इस तरह का सवाल उस समय पर पूछो जब गवाह को इसकी उम्मीद नहीं है। गवाहों की उम्मीदों को जितना रौंदा जाएगा, गवाह उतना ही विनीत बना रहेगा, आपकी दया के आश्रय हो जाएगा।
जवाब में आयु ने कहा, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझसे पहले तहसीलदार साहब ने उसको देखा था, उसका पोस्टमार्टम करवाया था। यहाँ हमने फिर उसको पिन मारी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके कह दिया था कि फांसी पर झूलकर मरी है। आपने किस साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार की रिपोर्ट को गलत पाया है? और यह सवाल आयु के लिए बहुत असुविधाजनक सवाल था। सही उत्तर वह दे नहीं सकता था। बोला कि शिकायतकर्ता का बयान तो है ही, यह पिता लगातार कह रहा है कि उसकी पुत्री को दहेज हत्या करके मारा गया है। हमने अगला सवाल पूछा, क्या शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई बयान दिया है कि उसकी पुत्री की दहेज हत्या कारित करते समय आरोपी रवीश ने क्या कृत्य कारित किया था? उसने क्या ओवरटेक्ट किया था? आयु बोला, नहीं, इसने संदेह जताया है। हमने पूछा, कोई ऐसा दस्तावेज, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह पेश की है जो तहसीलदार साहब की रिपोर्ट को खंडित करती हो या उसके सापेक्ष किसी नई बात को बताती हो? और आयु ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ तो उसने नहीं दिया है। हमने पूछा, तो क्या यह सही है कि मृतका रमीला के मरने के तरीके में पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं आया है जिससे तहसीलदार रिपोर्ट में वर्णित तरीके में कुछ संशोधन करना जरूरी होता हो? और आयु बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं आया है जिससे तहसीलदार साहब की रिपोर्ट में संशोधन की जरूरत होती हो। हमने कहा, धन्यवाद आयु साहब, आपने हमारी मुश्किल हल कर दी है। हमने इस केस में एक नॉटी विटनेस, शरारती गवाह जो कि उसका पिता था, उसको और आयु दोनों को तहसीलदार की रिपोर्ट के नागपाश में बांध दिया था, उससे बाहर नहीं निकलने दिया। इससे हमारा मकसद पूरा हुआ और आरोपी को मुक्ति मिली। तो हर गवाह को तोड़ने का आपको तरीका वही निकालना होता है जो उस केस में कारगर हो, लेकिन जब शरारती गवाह मिल जाएं तो उनके लिए यह तरीका उचित है जो हमने इस पिता से पूछकर इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में इस्तेमाल किया। इंडियन लीगल सिस्टम अपने यंग एडवोकेट कोलीग्स की सहायता करता है। यदि किसी कारण से वे क्रॉस तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सहायता की जाती है, उनका क्रॉस तैयार करवाया जाता है। क्रॉस करने के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निगाह रखें और कैसे रखें, उन एडवोकेट्स को यह सिखाया जाता है। किस स्टेज पर क्या करें ताकि वे अपने काम में सफल हों, यह बताया जाता है। हर राज्य में अनेकों एडवोकेट मित्र इस तरीके से बहुत सफलता पा रहे हैं। केस को जीतने की नींव कोर्ट में चार्जशीट आने के दिन से ही रख दी जाती है। जिनमें सफल होने का जुनून है वे एडवोकेट मित्र हमारे अनुभव से एडवोकेसी के दांव पेंच सीखकर स्वयं सफल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों के लिए अपनी सरल भाषा में हमारी वेबसाइट को पढ़ें। संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। सामने दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजें, मेंबर बनें और सफल एडवोकेट हो जाएं।